डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटीज है उनको कैविटी का खतरा ज्यादा होता है क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ब्लीडिंग गम्स है, केरियस है, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन है, तो आपके दांत में एसिड कैविटी बनाते हैं, तो उससे आप बचा सकते हैं। तो सुबह का ब्रश एक बार ना भी करेंगे चल जाएगा, रात का ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब अगर ज्यादा समय तक अपने दांतों को हेल्दी रखना है तो गम्स को मजबूत रखना, गम्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। जी जी। जो ब्रशिंग तो अपन करते हैं, बीच में हम नीम का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, घरेलू नुस्खा है, नमक, गुनगुना पानी, हल्दी, इसको बीच बीच में माउथ वॉश के रूप में यूज कर सकते हैं। मेरे पिताजी और दादाजी भी कहते थे कि ज्यादा तेज तेज ब्रश मत करो, ज्यादा तेज ब्रश मत करो, नहीं तो दांतों की चमक भी चली जाएगी और घिस जाएगा दांत। रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होगी उसमें मेरे हिसाब से। जब तक एक अच्छा ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं बताएगा कि किस टाइप का लाइनर्स हो, तो कंपनी तो बहुत सारी हैं। हाँ, इस समय तो लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं और यूट्यूब वगैरह में देखते हैं और जाके लाइनर्स खरीद लेते हैं और लगा रहे हैं। जी जी। ब्रेसेज लगते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे, तार लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, उससे काफी इजी है और कंफर्टेबल है, इजी टू वियर है। आप चाहें तो निकाल के रख सकते हैं, 18 से 20 घंटे आप उसको पहनिए। ओके, तो जैसे कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? और ऐसा है कि फास्ट फूड खाया, कुछ ऐसा खाया और खाने के बाद में हम सो गए, अगर समय के पहले आपका डेंटिशन डिस्टर्ब होगा तो जो बाद में परमानेंट टीथ आएंगे तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। कोई दांत मान लीजिए 3 साल में गिरना है, वो 1 ही साल में गिर गया, तो उस जगह को फिर वो स्पेस को कवर अप नहीं कर सकते, फिर दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो आगे चल के फिर आर्थो ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। कोई सर्जन द्वारा ही चेकअप के द्वारा उसको बताया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि कैंसर है। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि कोई अल्सर जैसे आपका काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है और जनरली वो पेनलेस होता है। अच्छा। तो और काफी दिन से ठीक नहीं हो रहा, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो फिर आप उसको समझिए कि इसका एक गंभीर प्रॉब्लम है। आज हमने अपने पॉडकास्ट में सतना के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर राजीव पांडे जी को बुलाया और उनसे ओरल केयर के बारे में और डेंटल केयर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ ली। उनसे हमने बातें की कि वक्त रहते हमें कैसे डेंटिस्ट के पास में पहुंचना चाहिए और अपना ओरल सॉल्यूशन जो हमें प्रॉब्लम है उसका सही इलाज कराना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर के बारे में। आप सतना में करीबन 14-15 साल से प्रैक्टिशनर है, मैं राइट हूँ? राइट। आपने जो कॉमन प्रॉब्लम्स देखी है सतना में 14 साल की प्रैक्टिस में, कॉमन प्रॉब्लम लेके आपके पास क्या आते हैं पेशेंट? हमारे यहाँ सतना में सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है केरीज, डेंटल केरीज और ब्लीडिंग गम्स। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको लोग इग्नोर भी करते हैं और ऐसे वक्त पे आते हैं जब चीजें काफी देर हो चुकी होती, दांत को निकालना पड़ सकता है। और मसूड़ों की प्रॉब्लम के लिए ऐसा रहता है कि उनके साथ पायरिया की भी समस्या हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स के साथ मुंह में बदबू आने लगती है, कैलकुलस हो जाता है, और मसूड़े अगर लूज हो गए तो फिर दांत भी ढीले हो गिर जाते हैं। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और पेशेंट काफी लेट आता है इसके लिए हमारे पास। तो हमें कैसे पता चले, अगर हम एक आम पेशेंट है तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो हमें कब वक्त रहते हुए डेंटिस्ट के पास पहुंच जाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो ये है कि लोग डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब तक उनके दांतों में पेन ना हो या मसूड़ों में बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग गम्स को भी वो अवॉइड किए रहते हैं जब तक मसूड़े में दर्द ना हो। तो बेहतर होगा कि जब भी हमारे दांतों में ऐसा महसूस करे पेशेंट की ठंडा गर्म कैविटी वो फील कर सकता है। ब्रशिंग में आप कभी आपको पता चलता है कि कहीं गड्ढा हो रहा है, मसूड़ों में ब्लड आ रहा है, तो उसको इमीडिएट डेंटल चेकअप कराना चाहिए। और जैसा कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर पहले पेशेंट चला जाता है डेंटिस्ट के पास तो कम खर्चे में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, अदरवाइज उसको फिर बाद में काफी लंबा खर्चा होता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप पहले पेशेंट जो है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, जिससे आप काफी चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, मार्केट में इस वक्त अलाइनर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारा अलाइनर यूज करने के बाद आपके जो दांतों में स्पेस है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं या कोई भी और प्रॉब्लम जो बेसिकली गंभीर प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है।
तो ये स्कैम है या फिर वाकई में अलाइनर काम करता है? नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो अलाइनर्स की है, नो अच्छा। डाउट। इसमें बहुत ही बेटर रिजल्ट है, बशर्ते वो किसी ऑर्थोडेंटिस्ट द्वारा एडवाइस किया हो। हाँ। पहले आप उनको चेकअप कराइए, ऑर्थोडेंटिस्ट ही उसे आपको एडवाइस करेंगे अलाइनर्स के लिए। और ये काफी कन्वीनियंट है। आपके जो कन्वेंशनल ब्रेसेस लगते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे, हाँ, तार हाँ, तार लगाते वगैरह, हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, उससे काफी इजी है जी। और कंफर्टेबल है, इजी टू वियर है। आप चाहें तो निकाल के रख सकते हैं, 18 से 20 घंटे आप उसको पहनिए, फिर आप एक दो खाते समय उसको निकालना पड़ता है, अच्छा। बाकी आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा, तीसरा उसमें ये रहता है कि अलाइनर्स बाकी जो ब्रेसेस से ज्यादा कंफर्टेबल रहे, और लेकिन एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, वो एक्सपेंसिव मतलब डबल से 3 गुना। जैसे इनका खर्चा ऑर्थोडेंटिक ब्रेसेस का 30,000 40,000 है, उसका लगभग 1 लाख का खर्चा होता है। 1 लाख का Right. खर्चा आ जाता है। हाँ, तो तो मार्केट जो- में तो 5,000 रुपए में भी अमेजोन में अवेलेबल हाँ है। अवेलेबल है, लेकिन वो रिजल्ट काम- की कोई गारंटी नहीं होगी उसमें मेरे हिसाब से। हाँ। जब तक एक अच्छा ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं बताएगा कि किस टाइप का अलाइनर्स हो। तो कंपनी तो बहुत सारी है। हाँ, इस समय तो लोग इंस्टाग्राम हाँ, पे हाँ, देखते right. हैं और यूट्यूब वगैरह में जी, देखते हैं जी। और जाके अलाइनर्स खरीद खरीद लेते हैं लेते हैं। और लगा रहे हैं। जी जी, तो मेरा एडवाइस ये है कि ऑर्थोडेंटिस्ट को आप हाँ, दिखाएं। तो अलाइनर्स अलग अलग भी होते हैं क्या, कि मतलब हाँ, हर व्यक्ति के हर दांतों व्यक्ति के का- हिसाब से अलाइनर? हर व्यक्ति का स्कैन होता है। हाँ। स्कैन होने के बाद ही वो अलाइनर्स बनने जाते हैं। अच्छा। उसके बाद ही वो जो बन के आता है तो वो आपको फिर लगाना पड़ता है। तो एक ऑर्थोडेंटिस्ट जो एमडीएस होते हैं वो एडवाइस करेंगे देखने के बाद। आजकल कैम के द्वारा उसको पूरा स्कैन करने के बाद वो कंपनी भेजते हैं। कंपनी भेजो तो वहीं से वो बन के आता है, फैब्रिकेट हो आता है, पूरा केस आता है उसका, और प्रॉपर उसको रख रखाव बताते हैं, पूरा इंडिकेशन रहता है कब लगाना है, क्या कैसा, तो बेटर होता है। लेकिन ऐसे नहीं, किसी मार्केट की स्ट्रेटेजी पे नहीं कि कोई भी टूथसी का जैसा ऐड आता है, हाँ। तो अब बिना स्कैन के करा लिया या कुछ भी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डॉक्टर जब नहीं एडवाइस करेगा तो नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज उसके रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरे कॉमन क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैंने देखा कि डेंटिस्ट जो टूथपेस्ट देते हैं, उस टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा झाग वगैरह या हार्ड नहीं होता। हम जब ब्रशिंग करते हैं हमें लगता है बहुत स्मूथ है ये, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो बट हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कभी कभी तो ये भी छिल जाते हैं। तो डेंटिस्ट सॉफ्ट ही क्यों? एक्चुअली क्या, देखिए, पेस्ट जो हम लोग एडवाइस करते हैं डेंटिस्ट, वो मेडिकेटेड पेस्ट होते हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ जो कंटेंट है जिससे वो झाग बनता है वो लेस रहता है, इसकी वजह से उसमें झाग नहीं बनते। और मेडिकेटेड होता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज करें उसके साथ, हार्ड ब्रश कभी यूज ना करें। सॉफ्ट ब्रश करने से आपके जो मसूड़े हैं उनका भी क्षरण नहीं होता है, दांतों का क्षरण नहीं होता है, तो ये हम लोग एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हल्के खट्टे होते हैं, किसी कोई बोलता है, जैसे मेरी माताजी कहती हैं कि जब भी वो कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं तो उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे दांत खट्टे हो गए हैं और थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव वाला कोल्ड ड्रिंक प्रॉब्लम तो हो रही देखिए है। हमेशा से दांतों को नुकसान करता रहा है, आज की बात नहीं है। उसमें कंटेंट ऐसे होते हैं, एसिडिक होता है। हाँ। और एसिडिक चीजें, जो भी चीजें आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं दांतों में क्षरण होता है, अबरीजन जिसको बोलते हैं, एट्रीजन बोलते हैं। हाँ। तो अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, तो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे काफी नुकसान होता है दांतों का। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आपको सेंसिटिव प्रॉब्लम हाँ, है या दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो कोल्ड ड्रिंक से आपको दूर रहना है, मतलब अवॉइड करें। ओकेजनली ठीक है आप लेते हैं, पर रेगुलरली उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन, जैसे आप मार्केट में जब भी निकलते हैं तो आप कई सारे लोगों को देखते होगे भीड़ में, तो कई सारे लोगों के दांतों को भी आप देखते हो, तो आपको लगता होगा कि यार इस व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, इस ट्रीटमेंट से इसके दांत ठीक हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में होता है या फिर एक नॉर्मल? देखिए, अब मैं तो डेंटिस्ट हूँ। हाँ। तो ऑब्वियसली जब मैं किसी से बात करता हूँ, जब देखता हूँ, तो मेरी पहली नजर तो उसके टीथ पे ही जाती है। तो ऑब्वियसली देखने के बाद कहीं ना कहीं, अब उससे तो मैं नहीं कहूँगा, पर मेरे मन में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, मैं इसको एडवाइस कर सकूँ। तो ये है, और कुछ नहीं उसमें ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त भारत में देखने को मिल रहा है कि ओरल कैंसर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। राइट। मतलब अगर हम बाकी कंट्रीज की तुलना करें, भारत में काफी ज्यादा ओरल कैंसर के पेशेंट हैं।
तो इसका मेन रीजन क्या है ओरल कैंसर का? देखिए, भारत में कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है टोबैको एंड बीटल नट, जो तंबाकू और सुपारी का सेवन, पान अच्छा, मसाला का सेवन, जो कि ये भारत में बहुत ज्यादा होता है। बिगेस्ट रीजन हाँ। है जो ओरल कैंसर का। और लेटेस्ट रिसर्च में भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं कारणों को दर्शाया गया है। हाँ। तो अब अल्सर, जो नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो तो 1 to 2 वीक्स अपने आप वो ठीक हो जाते हैं, पर जो ओरल कैंसर्स हैं जिसका कारण ये है, अच्छा, तम्बाकू और सुपारी का सेवन जो कई सालों तक जब करते हैं आप, उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, तो ये एक प्रमुख कारण है उनका। तो हमें कब पता चले कि अब हमें जैसे कि छाला एक कॉमन प्रॉब्लम है ना? मुझे लगता है कि छाला हर व्यक्ति को जीवन में काल में कभी ना कभी हुआ होगा। कुछ लोगों को तो हर महीने छाले आते हैं, हर महीने चले जाते हैं। तो कब हमें ये बात को गंभीर रूप से लेना चाहिए अपने छालों को, या कंटिन्यूअसली आने वाले छालों को हमें कब गंभीर रूप से लेना चाहिए कि भाई ये अल्सर का रूप ले सकता है, फिर बाद में कैंसर का भी बड़ा कारण बन सकता है? देखिए, जनरल अल्सर जो होते हैं, जो सोर्स होते हैं, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में विदाउट एनी मेडिकेशन, जो जनरली लोगों में कॉमन है कि होते हैं। बस कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो जिसका रीजन मैंने आपको बताया। हाँ। ये अल्सर्स का डायग्नोसिस एक ओरल जो स्कैन से ही होता है, कोई डेंटिस्ट से ही या कोई सर्जन द्वारा ही चेकअप के द्वारा उसको बताया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि कैंसर है। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि कोई अल्सर जैसे आपका काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, और जनरली वो पेनलेस होता है। अच्छा। तो और काफी दिन से ठीक नहीं हो रहा, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो फिर आप उसको समझिए कि इसका एक गंभीर प्रॉब्लम है, तो आप उस समय आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसा आपने कहा था कि लोग दांतों के दर्द के बाद या गम्स प्रॉब्लम, ब्लीडिंग के बाद ही लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे पेशेंट के लिए जब भी उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो पहले ही डेंटिस्ट के पास पहुंच जाए? अब जैसा मैंने बताया कि पहले तो जाते नहीं है, पहले जाना चाहिए, तब तक काफी लेट हो जाता है। तो यही ट्रेंड है, क्या कर सकते हैं उसमें। पब्लिक को हम लोग, जो पेशेंट्स हम देखते हैं, तो एडवाइस करते हैं, प्रिवेंशन बताते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ब्लीडिंग गम्स है, केरियस है, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन है, तो ये जब आपको फील होने लगे तब आप डेंटिस्ट के पास जाइए, और उसके बाद आप प्रोफाइलैक्सिस कराइए, और जो कम पैसों में आप अपने ट्रीटमेंट को करा सकते हैं। क्योंकि बाद में ट्रीटमेंट बड़ा महंगा हो जाता है। जी। अच्छा, जो लोग गुटखा खाते हैं उनके दांत एकदम काले हो जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाते हैं, तो जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो उसके साथ साथ दांतों की लेयरिंग भी निकल जाती होगी, जो लेयर्स हैं जो आपको सेंसिटिव प्रॉब्लम से बचाती हैं, वो लेयर भी उतर जाती हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। नहीं, इसमें थोड़ा मिथ है कि लेयर तो दांत की जो फर्स्ट लेयर इनामल है वो बहुत हार्डेस्ट होती है। अच्छा। वेरी हार्डेस्ट। तो इन जनरल सिंपल प्रोफाइलैक्सिस जो स्कीलिंग हम करते हैं उसमें तो वो नहीं उतरती। हाँ। उसमें भी एक स्कीलर में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पीड होती है, जिसको हम एक तय मापदंड के हिसाब से सेट करते हैं। हाँ। 1 to लेके 10 तक। हाँ। तो उसमें हम लोग 0 to 1 में स्केलिंग करते हैं, जिससे इनामल को नुकसान ना हो। हाँ, जब आप काफी दिन से मसाला खा रहे हैं और जब एक बार क्लीनिंग होगी तो हफ्ते 10 दिन आपको एक कुछ फील होगा सेंसिटिव, कुछ नया सा लगेगा। हाँ। उसके बाद हम लोग मेडिकेटेड पेस्ट एडवाइस करते हैं। आफ्टर दैट ही विल बी नॉर्मल। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉमन क्वेश्चन और है। कई लोग कहते हैं कि गुटखा पान मसाला खाने के बाद आपकी जबान कम खुलने लगती है, ज्यादा नहीं खुलती, 3 उंगलियां नहीं जाती, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये मिथ है या वाकई में ऐसा होता है? ये सच्चाई है। अच्छा, वाकई में ये सच्चाई, जी हाँ। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? पान मसाला खाते हैं, हाँ, तो सुपारी की वजह से मुंह में फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं मुंह में। जो अभी आपका जो अंदर गाल है वो सॉफ्ट है अंदर। हाँ। धीरे धीरे जब बैंड्स बनते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद उसकी जो इलास्टिसिटी है वो चली जाती है। आफ्टर दैट आपका जो ओपनिंग ऑफ माउथ स्लो लेस हो जाती है। हाँ, और उसके बाद आपको खाने पीने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तीखा खाने में प्रॉब्लम है। हाँ। कभी कभी गले तक में स्वेलिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अनट्रीटेड रहा, हाँ, तो इट मे बी कैंसरस।
ओके, तो ये भी रीजन है, मतलब हाँ। कैंसर का यही है ये, कि हाँ। ज्यादातर हाँ, इसका लोगों लास्ट में। जो कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर हाँ। अनट्रीटेड रहा तो कैंसर में तब्दील हो जाता है। एक और मिथ है, हम्म, मेरे पिताजी और दादाजी भी कहते थे कि ज्यादा तेज तेज ब्रश मत करो, राइट। ज्यादा तेज ब्रश मत करो, नहीं तो दांतों की चमक भी चली जाएगी और घिस जाएगा दांत। राइट। तो ये मिथ हाँ, है ये या? सच्चाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है, दांतों में ब्रश, अपन सॉफ्ट ब्रश यूज करें। हाँ। हार्ड ब्रशिंग में दांत की जो लेयर है वो लॉन्ग टाइम के बाद घिस जाती है। हाँ। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलता, फिर उसमें कटाव होने लगता है, मसूड़े और दांतों के बीच में कट जाता है दांत। कटने के बाद फिर वहाँ धीरे धीरे जब आप चूंकि ध्यान नहीं दिए तो धीरे धीरे करके वो उसमें फिर सेंसिटिविटी आने लगती है, ओके। प्लस पेन होने लगता है। उसके बाद भी अनट्रीटेड रहा, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो फिर वो पेन हो जाता है। पेन होने के बाद फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ओके। सॉफ्ट ब्रश यूज करें और ब्रश को स्ट्रेट नहीं करें। आप जो है दांतों के बिल्कुल 45 एंगल में रख के सर्कुलर मोशन में करें। जी। जेंटल उसको कहते हैं, जेंटल ब्रशिंग कहते हैं। हार्ड नहीं करना है। हार्ड नहीं हाँ, करना और है। आफ्टर दैट थोड़ा सा फिंगर से आप थोड़ा मसाज भी अपने गम्स की करिए। तो हाँ। आपका गम्स मजबूत है तो दांत भी मजबूत रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग कुछ ऐसा देते हैं क्या कि जिससे आप अपने जो मस्कूड़ों में मसाजिंग के लिए, जिससे वो हेल्दी रहे? हाँ, जैसे जिनका स्वेलिंग गम्स है, हाँ। जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग गम्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं। हाँ। तो काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, काफ़ी कंपनियों के, उनको जिसमें टैनिक एसिड वगैरह रहता है, जिससे थोड़ा दांतों के साथ साथ मसूड़ों में मजबूती आती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, उसका जो स्वेलिंग है वो जाता है। तो हम लोग एडवाइस करते हैं इसको। तो मतलब अगर ज्यादा समय तक अपने दांतों को हेल्दी रखना है तो गम्स को मजबूत रखना, गम्स को मजबूत Right. रखना बहुत जरूरी है। जी जी। ओके, तो जैसे कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, हम्म। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? और ऐसा है कि फास्ट फूड खाया, कुछ ऐसा खाया और खाने के बाद में हम सो गए और ब्रश नहीं किया, रात में ब्रश करना कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, खाने पीने का तब तो फास्ट फूड का प्रचलन ही है। हाँ। तो हम लोग तो बोलेंगे कि फास्ट फूड कम खाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रश करना। तो रात का ब्रश जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन मॉर्निंग का। ओके। तो रात को अगर आपने ब्रश किया है तो जो आपका फूड डिपॉजिट है जो रात का है, उसमें जो बैक्टीरिया लग रहे हैं, जो फिर एसिड रिलीज करके आपके दांत में एसिड कैविटी बनाते हैं, तो उससे आप बचा सकते हैं। तो सुबह का ब्रश एक बार ना भी करेंगे चल जाएगा, रात का ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब फास्ट फूड खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन ब्रशिंग थोड़ा सा रात का जरूरी है वो करें। हाँ। तो आप अपने आप को, अपने दांतों को काफी प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे बच्चों में कैविटीज सबसे ज्यादा होती है और बच्चे चॉकलेट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो कैविटी में खतरा उनको ज्यादा होता है, या फिर जब दांत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, उसमें कैविटी का ज्यादा खतरा होता है? देखिए, खतरा तो बच्चों वाले दांत में भी है जो मिल्की टीथ हैं। हाँ। क्योंकि कई बार हमारे पास केसेस आते हैं जो बोतल से दूध पीते हैं, तो दिखाते हैं तो पता चलता है पूरा मिल्की टीथ पूरा काला हो गया, पूरा घिस गया, पूरी जिसको रैम्पेंट कैरीज बोलते हैं। ओके। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चों के दांत तो हैं, ये तो पता है गिर जाने हैं, वो लोग बोलते हैं, पेरेंट्स कहेंगे गिर जाने, हम गिर जाने, लेकिन समय के पहले भी नहीं गिरना है उनको। अगर समय के पहले आपका डेंटिशन डिस्टर्ब होगा तो जो बाद में परमानेंट टीथ आएंगे तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। कोई दांत मान लीजिए 3 साल में गिरना है, वो 1 ही साल में गिर गया, तो उस जगह को फिर वो स्पेस को कवर अप नहीं कर सकते, फिर दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो आगे चल के फिर आर्थो ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। तो बेहतर रहता है कि आप मिल्की टीथ को भी बचा के रखें, सेफ रखें, हाँ, कैरीज फ्री रखें। अच्छा, जिनके दांत मैंने देखा है कि बाहर की ओर हो जाते हैं, तो जब वो तार वगैरह लगाते हैं तो उनमें कितना समय लग जाता है उनको अंदर जाने में? जिसको प्रोट्रूजन ऑफ टीथ बोलते हैं, उसमें ऑर्थोडेंटिस्ट को हम लोग एडवाइस करते हैं और अपनी क्लिनिक्स में भी बुलाते हैं। तो उसमें 1 से 1.5 साल तक का ट्रीटमेंट है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1.5 से 2 साल भी हो जाता है। तो मंथली विजिट्स में रहता है उनका, और ब्रैकेट्स और ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगाते हैं उसमें। अच्छा जी। वो अलाइनर से अंदर नहीं हो सकते? अलाइनर से हो सकते हैं, पेशेंट के बजट के ऊपर। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक
लोगों में ये भी है कि जीभ अगर आप साफ नहीं करते हो तो जीभ मोटी हो जाती है, फिर बाद में आपको बात करने में दिक्कत होगी। राइट। तो ये मिथ है कि ये राइट है? जितना इम्पोर्टेंट मिथ नहीं है, ये रियलिटी ये है कि जब आप टीथ और गम्स को जैसे क्लीन करते हैं वैसे टंग को क्लीन करना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके। अदरवाइज जो फूड डिपॉजिट आपके टंग में होगा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो उससे भी इन्फेक्शन होगा। उसके कई रीजन है, टंग की डिसीजेज है, लाइक ओरल थ्रस हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं टंग में, ब्लैक हेयरी टंग हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, डिस्कलर्ड हो जाता है, कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप दांत और मसूड़े वैसे आपको टंग को भी क्लीन करना है। उसमें कोई लापरवाही नहीं करना है। उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और रात में ब्रश करके ही सोना है। देखिए, ओरल कैविटी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ। लोग अवॉइड करते हैं, अलग मैटर है, पर आपका जो फर्स्ट जो एंट्री पॉइंट यही है जहाँ से बैक्टीरिया, इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड भी हैं। तो गुड तो ठीक है, बैड वाले जो है उनको इंक्रीज नहीं करना अपने को। वो अगर दांत अगर आपके हैं तो आपको ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अच्छा। दांत नहीं है जिसके, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा रहता है। हाँ। तो आप किसी भी आप जनरल सर्जन से पूछिए, तो अगर कभी कोई पेशेंट उनके पास गया और विदाउट टीथ है, वो दांत नहीं है, तो फर्स्ट एडवाइस कि भाई तुम डेंचर लगवाओ, फिर पेट सही रखो अपना। अच्छा, जिनके मस्कूड़ पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, जैसे बहुत ओल्ड हो गए, तो ऐसे लोगों को दांत, पहले तो मैंने देखा कि वो नकली वाले दांत आते हैं वो लगा लेते हैं, पर उससे मेरे को लगता नहीं कि खाना खा सकते हैं। अब जो देखिए, अब आजकल तो काफी फैसिलिटीज हैं, इम्प्लांट डेंचर भी आते हैं। अच्छा, वो सेट हो जाते हैं? उसमें आपको निकालना रखना नहीं पड़ता। अच्छा। स्क्रू द्वारा 3-4 इम्प्लांट करके आप डेंचर लगा सकते हैं। ओके। वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जी। अदरवाइज नॉर्मल डेंचर तो आप लगा ही सकते हैं, और खाना नॉर्मल जो खाना आप घर का खाते हैं वो खा सकते हैं। आपकी जो टाइमली आपने दिखाया, अगर जैसे मुंह की हड्डी जो रिज होती है वो अगर अच्छी है, मजबूत है, तो अच्छा डेंचर बनता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें खाना खाने में। ओके। अच्छा, एक और है प्रॉब्लम्स लोगों में, लोगों में ज्यादातर गम्स प्रॉब्लम बहुत, बैड ब्रीथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो कई लोग बोलते हैं यार बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है मेरे मुंह से, तो उससे बचने के लिए क्या करना ज्यादा जरूरी है? बैड ब्रीथ तो सबसे इस समय कॉमन है, हम फील करते हैं। उसका रीजन ये है कि लोग टीथ में जैसे जो मसाला खाते हैं, इसके अलावा उसमें कैलकुलस उसमें अंदर डिपॉजिट होता है दांत के इनर साइड पे, जो ध्यान लोग क्या सामने ब्रश किए चल दिए, अंदर की ब्रशिंग उतना करते नहीं, तो कैलकुलस जमा होता है और जिंजिवाइटिस, साथ में ब्लीडिंग गम्स भी हो रहा, तो उनमें स्मेल होने, उसमें ज्यादा स्मेल, इसको हेलिटोसिस बोलते हैं, बैड ब्रीथ। तो उसमें बड़ी कारण यही है उनका, जो हेलिटोसिस। वो आजकल मार्केट में चलता है वो कोई दवा जैसा होता है जो लिक्विड आप लेते हो, माउथ वॉश जैसा। माउथ वॉश टेम्परेरी है, वो इमीडिएट तो आपको थोड़ा रिलीफ कर देगी, पर वो माउथ वॉश का भी देखिए आजकल मिसयूज कैसा है। माउथ वॉश सबको नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जैसे हमारे ओरल कैविटी में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बैड और अच्छे दोनों होते हैं, तो वो बैड तो मर रहे हैं, अच्छे वाले भी मर जाते हैं। ओके। जिससे आपका ओरल कैविटी का जो बायोमा है, जिसको बायोमा वर्ड है, वो डिस्टर्ब होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप गुनगुना नमक, पानी, हल्दी थोड़ा सा मिक्स करके घर पे ये माउथ वॉश के रूप में यूज कर सकते हैं। दैट इज बेटर ऑप्शन रादर देन माउथ वॉश। डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटीज है उनको कैविटी का खतरा ज्यादा होता है क्या, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है वो दांत निकालवाने से थोड़ा सा घबराते हैं? शुगर तो हमेशा से एक बिग प्रॉब्लम रही है। देखिए, दांत जो किसी का शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है तो ऑब्वियसली उसके डेंटल कैरीज भी होगी, गम्स का भी प्रॉब्लम होगा। ओके, मतलब ये खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। और उसमें कंट्रोल्ड है अगर तो ठीक है, कंट्रोल है तो उतना शुगर जितना फ्लो रहेगा ब्लड में, तो आपके दांतों तक वो ब्लड सप्लाई है, तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे, ग्रो करेंगे। तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि जो शुगर वाले अपना जो शुगर है अपना कंट्रोल रखें। ओके। तो डॉक्टर साहब, अभी के समय में जैसे मैं हूँ,
अगर मैं आपके पास आता हूँ एज अ पेशेंट, हम्म। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे क्या क्योर देंगे कि सिद्धार्थ आपको ये क्योर करना चाहिए जिसकी वजह से आपके लाइफ टाइम तक आप दांत चलते के रहे। दांत चलते रहे? देखिए, हम लोग तो ये एडवाइस करते हैं कि ब्रशिंग ट्वाइस डे, ठीक है, और 6 मंथ या साल में 2 से 3 बार आप डेंटल चेकअप करा लें अपना, दैट इज क्वाइट इनफ। ओके। इसके अलावा आपको खुद पता है कि जो ब्रशिंग तो अपन करते हैं, बीच में हम नीम का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। एक घरेलू नुस्खा है, नमक, गुनगुना पानी, हल्दी, इसको बीच में माउथ वॉश के रूप में यूज कर सकते हैं। बस इतना आप करें तो दैट इज बेटर। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए, अपना कीमती वक्त दिए, धन्यवाद आपका। अगली बार हम अपने पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि और डेंटल प्रॉब्लम्स, माउथ ओरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। धन्यवाद सर।